वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल SG एजुकेशन एकेडमी वरुण सर पे। गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ्स का यूनिट नंबर 1 रियल नंबर। गाइस मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि टाइम पे आपको इस चैनल पर 10th क्लास से रिलेटेड मैथ्स से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और आपकी जो स्टडी है वो रेगुलर चलती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे आपको वीडियोस मिल सके ताकि आपकी स्टडी अच्छे से चल सके, रेगुलर चल सके। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम 10th क्लास का यूनिट 1 रियल नंबर। देखिए गाइस, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो हर वो नंबर रियल नंबर होता है जो नंबर लाइन पर शो किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अर्लियर क्लासेस में नंबर लाइन बनाई है। ये यहाँ 0 से स्टार्ट होता था। राइट हैंड साइड पर हम जानते 1 2 3 4 5 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे और इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स होते थे। तो ये सारे ही नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस नेगेटिव इंटीजर प्लस ये 0, ये सारे नंबर हम नंबर लाइन पर पुट कर सकते हैं। और गाइस देखिए, इनके बीच में जैसे 1.1 1.2 1.3 ऐसे 2 और 3 के बीच में 2.1 2.2 2.3 ये सारे नंबर हम नंबर लाइन पर पुट कर सकते हैं। तो रियल नंबर मीन्स पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स प्लस 0, ये सारे नंबर मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। गाइस देखिए, इसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। तो आपको अगर रियल नंबर की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, हर वो नंबर जो नंबर लाइन पर शो किए जा सकते हों वो सब रियल नंबर कहलाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि रियल नंबर किसे कहते हैं, क्योंकि ये आपके अर्लियर क्लासेस में आ चुके हैं। तो आपको इसका बेसिक तो पहले भी पता होगा कि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, रियल नंबर एग्जैक्ट में होते क्या हैं। सेकंड थिंग गाइस, रियल नंबर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम में से अभी कई स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता है कि कैपिटल R किसका सिंबल है, तो वो रियल नंबर का सिंबल है। तो ये ध्यान रखिएगा गाइस, क्योंकि आगे मैथ्स में कई बार आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ केवल R दिया होता है, तो हमें खुद को ही उसको समझना होता है, पहचानना होता है कि वो रियल नंबर के लिए दिया गया है। अब गाइस बात करते हैं कि ये यूनिट रियल नंबर यूनिट में आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, टॉपिक कैसे आएंगे, क्या नई चीज़ें हैं जो हम इस यूनिट में सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसमें एक न्यू टॉपिक आपका ऐड होगा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। देखिए गाइस, यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है। आपने क्लास 9th में एल्गोरिदम का तो नाम सुना होगा। क्लास 9 के मे बी यूनिट 5 में आपको एल्गोरिदम का थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन होता है वो मिल गया था। एल्गोरिदम और लेमा हमें कई बार देखने को मिलता है कि कई स्टूडेंट लेमा की जगह एल्गोरिदम भी यूज़ कर लेते हैं। देखिए गाइस, एक चीज़ और है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम में से मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता कि लेमा और एल्गोरिदम में डिफरेंसेस क्या होता है। कई जगह ऐसा देखने को मिलता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि स्टूडेंट यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम लिख लेते हैं, कई बार यूक्लिड डिवीज़न लेमा। हाँ ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम भी आपका इस यूनिट के अंदर दिया जाएगा प्रूव करने के लिए, लेकिन इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमें मालूम होना चाहिए कि लेमा और एल्गोरिदम के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए गाइस, एल्गोरिदम किसे कहते हैं,
मैं फर्स्ट आपको एल्गोरिदम की डेफिनेशन बताता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। एल्गोरिदम, एन एल्गोरिदम इज a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem, देखिए गाइस, एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम मीन्स क्या होता है। देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द लेमा एंड एल्गोरिदम। पहले हम एल्गोरिदम समझ लेते हैं। जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है कि एन एल्गोरिदम इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स ए प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि कोई मैथ्स की हमें प्रॉब्लम दी गई, उसे सॉल्व करने के लिए दिया गया। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने स्टेप 1, फिर स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, एक के बाद एक स्टेप हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिए। अब जब वो सारे स्टेप्स की एक सीरीज़ बन जाएगी, जब वो सारे स्टेप कंबाइंड फॉर्म में एक सीरीज़ में आ जाएंगे, तब उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। यानी वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज़ जिसके द्वारा कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, वो सीरीज़ क्या कहलाती है, एल्गोरिदम। वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज़ कंबाइंड फॉर्म जिसके द्वारा मैथ्स में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। और बात करें लेमा की, तो लेमा में आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, ए लेमा is a proven statement for used for proving another statement. देखिए गाइज, अब लेमा की बात करते हैं। लेमा, पहले मैं डेफिनेशन पे चलता हूँ। अ लेमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूविंग स्टेटमेंट होता है, जबकि एल्गोरिदम तो क्या पढ़ा था हमने, एल्गोरिदम के बारे में हमने पढ़ा था कि वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज़ होती है। जैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, उन सारी स्टेप्स को जब हम एक कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, एक सीरीज़ के फॉर्म में देखते हैं, तो वो एल्गोरिदम कहलाती है। इसका उल्टा लेमा क्या है, लेमा तो एक प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी जो पहले से प्रूव्ड है, उसे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से प्रूव्ड है और वो स्टेटमेंट किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए गाइस, हम जानते हैं कि एवरी इवन नंबर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम जानते हैं कि एक इवन नंबर है, एवरी इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, ये प्रूवन स्टेटमेंट है। मैंने क्या कहा, एवरी इवन नंबर डिविजिबल बाय 2। तो अब देखिए गाइस, जैसे 2 है तो 2 एक इवन नंबर है और 2 से डिवाइड है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। अब हमें अनदर स्टेटमेंट, अब कोई मुझसे कहते हैं कि क्या 4 2 से डिवाइड है, क्या 4 2 से डिवाइड होता है, क्या 4 2 से डिवाइड
किया जा सकता है? यस। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट क्या है कि एवरी इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2, इज़ डिविजिबल बाय 2। 2 से वो डिवाइड किया जा सकता है। तो जितने भी इवन नंबर है, चाहे वो 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, जितने भी इवन नंबर है वो सब भी 2 से डिवाइड होंगे। तो एक प्रूवन स्टेटमेंट से हम अनदर स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे एक प्रूवन स्टेटमेंट था कि इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, ये प्रूवन स्टेटमेंट था। और अनदर स्टेटमेंट क्या था? वो पूछ रहा था हमसे कि क्या 4 डिविजिबल बाय 2 है, 6 डिविजिबल बाय 2 है, 8 डिविजिबल बाय 2 है। तो यस, 4 भी 2 से डिविजिबल है, 6 भी 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि एवरी इवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिस स्टेटमेंट को हम यूज़ करके अनदर स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, अनदर स्टेटमेंट को प्रूव किया जा सकता है। वो स्टेटमेंट लेमा कहलाता है। एक प्रूवन स्टेटमेंट जिसके द्वारा हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो गाइज ये था आपका एल्गोरिदम और लेमा के बीच में डिफरेंशिएशन। अब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा की। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है? देखिए गाइज, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यानी एक प्रूवन स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले, समझने से पहले गाइस हमें ये जान लेना चाहिए कि ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा इसका नाम क्यों रखा गया है और यूक्लिड कौन थे। मैं गाइस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। यूक्लिड थे वो एक ग्रीक के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे और इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। और इनके बारे में एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि आइंस्टाइन ने भी इनकी तारीफ़ करी थी। आइंस्टाइन ने भी कई इनके ऐसे कंसेप्ट थे ज्योमेट्री के जो उन्होंने कई जो साइंटिफिक जो उन्होंने प्रूव किया है, साइंटिफिक जो उन्होंने इन्वेंशंस करी हैं, उन सब में उन्होंने उन कंसेप्ट का यूज़ किया जो यूक्लिड ने दिए थे। तो वो खुद बहुत बड़े फ़ैन थे इन मैथमेटिशियंस के। ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे और इनका जन्म माना जाता है कि 300 BC के आसपास ग्रीक में हुआ था अलेक्जेंड्रिया नाम की किसी जगह पर। तो गाइज़ आप समझ ही गए होंगे कि यूक्लिड कौन थे। यूक्लिड एक ग्रीक के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो मैथ्स में कंसेप्ट दी हैं, बहुत सारे जो इन्होंने रूल्स दिए हैं, वो हमारी मैथ्स को सॉल्व करने के बहुत यूज़फुल है, बहुत काम आता है। हम कई इनके द्वारा दिए गए कई रूल्स को, कई जो प्रूवन स्टेटमेंट थे इनके द्वारा दिए गए, उनके द्वारा हम बहुत सारी मैथ्स के कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट को सीखने में हमको मदद मिलती है। ठीक है, हेल्पफुल है वो हमारे लिए। तो ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, ये भी इन्होंने ही स्टेटमेंट दिया था एक। तो ये क्या था, आज इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिएगा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक लेमा लिख रहा हूँ, यूक्लिड डिवीज़न लेमा लिख रहा हूँ, A = B × Q + R। अब आप कहेंगे सर ये क्या है। देखिएगा, ये आप पहले अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके वही हैं, सिर्फ इसकी फॉर्म बदली है। अब वो कैसे है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक डिवाइड देता हूँ। जैसे 7 को हमको डिवाइड करना है 2 से। अब हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं। 7 डिविजिबल बाय 2, 2 3 = 6, रिमाइंडर 1 बचा। अब गाइज हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि ये 7 को क्या कहा जाता था। अगर आपको नहीं पता तो आप देखना, ध्यान से समझना। डिविडेंड, यानी जिस नंबर में डिवाइड दिया जाता है उसे डिविडेंड के नाम से जानते हैं। जिसका डिवाइड दिया जाता है, जैसे तो हम 7 में किसका डिवाइड दे रहे थे, 2 का, ये 2 किस नाम से जाना जाएगा, डिवाइज़र। डिवाइड देने पर
जो आंसर आता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्वोशंट। और जो हमारा रिमाइंडर बचता है, जो हमारा डिवाइड देने पर रिमाइंडर बचता है, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। वन। अब देखिए गाइस, यहाँ पे डिविडेंड क्या है? 7, डिवाइज़र क्या है? 2, क्वोशंट क्या है? 3 और रिमाइंडर क्या है? 1। एक रूल था जो वेरिफिकेशन करने के काम आता था अर्लियर क्लासेस में। जब हम कोई डिवाइड करते थे तो हमें इस रूल से वेरीफाई करवाते थे। वो रूल क्या था? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिएगा, यहाँ पर डिविडेंड क्या है? 7, यहाँ डिवाइज़र क्या है? 2, क्वोशंट कितना आया? 3 और रिमाइंडर कितना बचा? +1। इट मीन्स अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ और उसमें प्लस ऐड कर दूँ 1, उसमें ऐड कर दूँ 1, अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ और उसमें +1 ऐड कर दूँ तो मेरा 7 आ जाएगा, यानी 7 के इक्वल आ जाएगा। तो ये वेरिफिकेशन के लिए हमको अर्लियर क्लासेस में सिखाया गया था। ये जो यूक्लिड डिविजन लेमा है, ये भी इसी का एक फॉर्म है, इसी का एक टाइप है। यहाँ a इक्वल्स टू डिविडेंड होता है, यहाँ b इक्वल्स टू डिवाइज़र होता है, यहाँ q इक्वल्स टू क्वोशंट होता है और यहाँ पे r इज इक्वल्स टू रिमाइंडर होता है। a इक्वल्स टू डिविडेंड, यहाँ हमारा डिविडेंड जैसे 7 था, b इज इक्वल्स टू 2 यानी डिवाइज़र, q इज इक्वल्स टू क्वोशंट 3 और r इज इक्वल्स टू रिमाइंडर यानी 1। तो ये डिवीज़न लेमा है, यूक्लिड की डिवीज़न लेमा। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हम यूज़ करके अनदर स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। और जब हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए स्टेप्स लेते हैं, जब 3-4 स्टेप्स को लिया जाता है, तब वो सारी जो स्टेप्स मिलती हैं वो एल्गोरिदम कहलाती हैं, जो कि आपके इस चैप्टर में आने वाली, इस यूनिट में आने वाली है। तो गाइज़, ये थी यूक्लिड एल्गोरिदम लेमा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो रिमाइंडर होता है वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, वो कभी भी 0 से कम नहीं आएगा। या तो यहाँ रिमाइंडर की जगह 0 आ सकता है या 0 से कोई बड़ा नंबर आएगा, वो कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। मगर वो जो रिमाइंडर बचेगा वो b यानी डिवाइज़र से छोटा होगा, ये कंडीशन ज़रूर होती है। देखिए गाइस, कहने का मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर बचेगा वो या तो 0 होगा, जैसे यहाँ 1 बचा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। तो यहाँ पे 0 से बड़ा कौन सा नंबर था? 1, तो ये 0 से बड़ा है, ये कंडीशन है। मगर ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए, ये रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा। तो देखिए गाइस, 1 यहाँ पे 2 से छोटा है, तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा में। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर, यहाँ पे स्मॉल r यूज़ करना चाहिए, सॉरी, या आप बिग आर भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो जो r यानी रिमाइंडर, ये r रियल नंबर के लिए नहीं लिया गया, ये r रिमाइंडर के लिए लिया गया है। तो ये जो r है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, मगर वो r b से छोटा होगा, यानी डिवाइज़र से छोटा होगा। तो गाइज़, ये थी आपकी यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब हम नेक्स्ट क्लास, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यूज़ करके हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। और ये भी सीखेंगे कि एचसीएफ के और कितने तरीके हैं, यानी और कितने तरीक़ों से हम एचसीएफ को, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। एचसीएफ आप पहले से फैमिलियर हो उस वर्ड से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।